इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की इनको हटाने के लिए मामले में विपक्षी दल सहमत हो गए हैं। फाइनली अब इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, इसलिए सरकार ने सभी बड़े दलों से बात की है। रिजिजू की माने तो प्रमुख विपक्षी दलों ने जस्टिस वर्मा को हटाने का समर्थन करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सांसदों के हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में, लेकिन अभी स्पष्ट है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने पर सरकार की सभी दलों से बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी ने पाया है कि वर्मा को हटाने की सिफारिश की जाए। सरकार ने इसलिए सभी दलों से बात की है ताकि आम राय बन सके। सभी दलों से इसके लिए हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्वयं कल यानी बृहस्पतिवार को कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव के समर्थन के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सरकार संसद के मानसून सत्र में ये प्रस्ताव ला सकती है, जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। 21 अगस्त तक जो मानसून का सेशन चलेगा उसमें अब संसद में कैसे लाया जा सकता है या कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, और अब तक किन किन जजों के खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव आ चुका है, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जस्टिस वर्मा केस के कैश केस के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारियां हम देंगे। 3 से 4 मई को क्या हुआ? 14 मार्च को रात करीब 11:30 बजे आवास पे आग लगी थी। लुटियंस जोन में उनका दिल्ली स्थित आवास, उसमें आग लगी थी। आपको बता दें कि उसमें बहुत सारे नोट जो है वो जले हुए पाए गए थे। फायर ब्रिगेड ने 4 से 5 बोरियों में जले हुए 500-500 रुपए के नोट देखे। 4 से 5 बोरियों में नोट रखे थे जो जल गए। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति की गठन किया था उस समय, और उसके बाद वो कमेटी लगातार जांच कर रही थी। 22 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। ये जस्टिस वर्मा कैश केस टाइमलाइन है। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट से बर्खास्तगी की बात की। सिफारिश का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया। 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के रूप में शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया था इस मामले के सामने आने के बाद। 3 से 4 मई को जांच कमेटी ने CJI को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और 3 से 4 मई को हुई आरोपों को सही भी पाया गया, उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। जस्टिस वर्मा कैश केस टाइमलाइन के साथ साथ में बाकी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, आखिर क्या सिचुएशन रही है और कैसे जो है महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी में, अपर हाउस या लोअर हाउस, कहीं पर भी महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित की गई है। प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ साथ में ये महाभियोग प्रस्ताव से संबंधित ये भी जानकारी है कि प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100 सदस्यों को इसका समर्थन करना होता है। मतलब 50 अपर हाउस में और 60 लोअर हाउस में अगर इसका समर्थन कर दे तो ये हटा दिए जाएंगे। प्रस्ताव 2/3 मतों से पारित होता है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति CJI से एक जांच समिति के गठन का अनुरोध भी करते हैं। महाभियोग प्रस्ताव के अंतर्गत क्या क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। जांच समिति 3 सदस्य होते हैं आमतौर पर। महाभियोग प्रस्ताव वाली जो समिति अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें गठित करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार की तरफ से ये नामित किए जाते हैं। तो संसद में कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, उसके बाद क्या क्या होता है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश उसके बाद जारी करते हैं जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में किसी में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। किन किन जजों पर महाभियोग प्रस्ताव आया वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 93 में भी आया, 2011 में भी आया। एक वित्तीय अनियमितता का मामला था जब V रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के थे जज, उनके ऊपर ये आरोप लगे। उसके बाद में सौमित्रा सेन कलकत्ता हाई कोर्ट, भ्रष्टाचार का मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ। PD दिनाकरन मद्रास हाई कोर्ट, आरोप भ्रष्टाचार, साल 2011। JB पारदीवाला आपत्तिजनक टिप्पणी, साल 2000
2015 जजों पर कब को महाभियोग प्रस्ताव आया हुआ हम आपको बता रहे हैं और पॉइंट भी नोटेड है कि इनमें से कोई अभी हटा नहीं है ये प्रस्ताव आने के बावजूद। खैर एसके गंगेले यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से थे साल 2015 में। 2017 में भेदभाव का आरोप लगता है सीवी नागेश्वर रेड्डी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाईकोर्ट इनके ऊपर। जजों पर महाभियोग प्रस्ताव नाम देखिए दीपक मिश्रा, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पक्षपात पूर्ण फैसले साल 2018। अगली खबर की अब बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर चल रहा भाषा विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश राणे को समझना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं है। आपको बता दें मुंबई की मीरा रोड पर मराठी नहीं आने वाले एक दुकानदार की पिटाई के मामले पर यह प्रतिक्रिया आई थी। महाराष्ट्र में राजनीति उबाल मार रही है, जिसमें बीजेपी नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने मनसे पर हमला बोला। राणे ने कहा कि अगर हिंदू भाई को पीटने वालों में दम है तो मोहम्मद अली रोड और नाल बाजार जाकर अपनी ताकत दिखाइए। हमारी सरकार हिंदुओं द्वारा स्थापित हिंदुत्ववादी सोच की है, इसलिए हमारे हिंदू भाई को अगर उसके ऊपर हमला होता है तो हमारी तीसरी आंख खुलेगी। राज्य सरकार इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मराठी नहीं बोलने पर किसी के साथ इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं होगा। राणा ने आगे कहा कि इन लोगों ने गरीब हिंदुओं को मारा है, अगर उनमें इतनी ही हिम्मत है तो नल बाजार, मोहम्मद अली रोड या मालवाड़ी जैसे मुस्लिम इलाकों में जाइए और उन लोगों से मराठी बुलवाइए। अगर ना बोले तो उनके कान के नीचे आप जड़कर दिखाइए। क्या वहां पर भी ऐसी हिम्मत आप दिखा सकते हो? आमिर खान, जावेद अख्तर क्या मराठी में बोलते हैं? वहां तो कोई कुछ नहीं कहता। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा नीतीश राणे ने, वो भी आपको बाइट उनकी दिखाएंगे। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। भाषा की लड़ाई धर्म पर आई, लेकिन आपको बता ये दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बीते रविवार को 3 भाषा नीति से जुड़े अपने 16 और 17 अप्रैल को जारी 2 आदेश यानी जीआर को रद्द कर दिया था। वास्तव में महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 16 अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते थे, जिसके विरोध के बाद 17 जून को संशोधित आदेश जारी हुआ। इसमें हिंदी को ऑप्शनल बनाया गया। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हिंदी भाषा विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई की संयुक्त रैली निकालने की बात भी कही थी। वहीं सरकार का फैसला बदलने के बाद महाराष्ट्र में ठाकरे भाई कल यानी 5 जुलाई को विजय रैली करेंगे। फडणवीस सरकार ने 3 भाषा पर यू टर्न लिया। हिंदी पढ़ाने को लेकर लिए गए शासनादेश को रद्द कर दिया गया। इसी को अब ठाकरे बंधु ने मराठी अस्मिता की जीत के रूप में पेश किया है और इसी को लेकर अब विजय रैली की जा रही है। इस रैली में ही दोनों भाई एक साथ मंच पर नजर आने वाले हैं। के ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।